कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि जिस तरह का माहौल है उससे विपक्ष का हौसला टूट रहा है और विपक्ष के लोग अब या तो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि भैया कैसे भी अंदर पहुंच जाएं संसद में, या फिर राज्यसभा जाने के चक्कर में। पीएम मोदी की यह बात अब सही साबित होती हुई दिख भी रही है। आज जब राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें सोनिया गांधी का भी नाम था और आपको याद होगा हमने पाठशाला में आपको बताया था कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं और वही बात फिर सही साबित हुई। यानी पाठशाला में जो हम आपको बताते हैं वो खबरें सही निकलती हैं, ये एक बार और साबित हो गया। यानी सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो क्लियर हो गया। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके अलावा बिहार से अखिलेश प्रसाद, महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडारे राज्यसभा जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट दी जा रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और रायबरेली से सांसद भी हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगी। सोनिया गांधी ने आज नामांकन दाखिल भी कर दिया। नामांकन भरते वक्त सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो उनके साथ मौजूद थे वहां पर वो भी नजर आए। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है आपको वो भी बताता हूं। इसके पीछे पहली वजह यह बताई जा रही है कि सोनिया गांधी को रायबरेली में हार का डर सता रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी ऑलरेडी हार चुके हैं और इस बार अयोध्या में जिस तरह से मंदिर बन गया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर है, यूपी में कहीं सोनिया गांधी रायबरेली हार ना जाएं, ये भी एक वजह बताई जा रही है कि वो राज्यसभा जा रही है। इसके अलावा रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर भी लगातार कम होता जा रहा है। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी 3,52,713 वोट के अंतर से जीती थी, जबकि 2019 में सोनिया गांधी की यह जीत का अंतर घटकर मात्र 1,67,178 वोट रह गया। दूसरी वजह बताई जा रही है कि सोनिया गांधी लोकसभा में पहले जितनी अब एक्टिव भी नहीं है। सोनिया के राज्यसभा से रायबरेली की सीट खाली भी होगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। इससे लोकसभा में एक जो एक्टिव मेंबर है कांग्रेस का उसको मौका मिल पाएगा। तीसरी वजह, जिस तरह से राहुल के लिए 2004 में सोनिया ने अमेठी सीट छोड़ी थी, हो सकता है वैसे ही प्रियंका के लिए रायबरेली सीट छोड़ने का फैसला किया गया। लेकिन फिर इसका मतलब ये भी जाएगा कि प्रियंका वाड्रा जो चुनाव लड़ेंगी उन्हें भी एक सेफ सीट की तलाश है, इसलिए वो रायबरेली जा रही है। यूपी में किसी और जगह से क्यों नहीं लड़ रही। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता जो हैं वो खुलकर ये भी कह भी रहे थे कि प्रियंका वाड्रा का सम्मान नहीं हो रहा। प्रियंका भले कांग्रेस महासचिव हैं लेकिन बिना किसी पोर्टफोलियो के हैं। जब विपक्ष के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह पर राज्यसभा पसंद कर रहे हैं तो उसका मैसेज यही जा रहा है कि वो चुनाव से पहले ही हार को देख चुके हैं, चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके हैं। और ये बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को संसद में कह चुके हैं। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था 6 फरवरी को। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। यानी पीएम मोदी ने संसद में जो कहा था वही सच होता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक नेता की ब्रांडिंग की टेंशन लेकर बैठी है। पीएम मोदी का इशारा उस वक्त राहुल गांधी की तरफ था। आप देखिए किस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद विभाकर शास्त्री ने लिखा, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं।
उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन की कोई नीति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन काम कर रहा है, कोई नीति नहीं है उनकी। सुनिए एक बार विभाकर शास्त्री ने क्या कहा। जो मेरे स्वर्गीय दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक देश की तरफ सोच थी, जय जवान जय किसान, क्योंकि भारत की मूल किसान और जवान हैं, और उस सोच को आगे बढ़ाने का मुझे लगा कि एक मौका मुझे मिलेगा। मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है और ये सिर्फ एक ही इनकी विचारधारा है, मोदी को हटाओ। राहुल जी कहते हैं बार बार कि विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पहले राहुल जी को ये समझाना चाहिए लोगों को। एक तरफ आप लेफ्ट के साथ हैं, एक तरफ आप शिवसेना के साथ हैं, आपकी विचारधारा है क्या? इसी बात से तो कांग्रेस के नेता भी हैरान परेशान है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा है क्या, और इसी चक्कर में नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अशोक चव्हाण 13 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अगले ही दिन यानी 14 फरवरी को अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। जनवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस छोड़कर मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। शिवसेना शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी की यात्रा भी उतनी तेजी से नहीं चल रही होगी जितनी तेजी से कांग्रेस छोड़ने का यह अभियान चल रहा है। अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, विभाकर शास्त्री के साथ कांग्रेस को बड़ा झटका असम में भी लगा। कांग्रेस विधायक 2 विधायकों ने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया। इनमें असम कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कमलख्या भी शामिल है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी उसे हल्के में तो लेती नहीं। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। कांग्रेस में यही उधेड़बुन चल रही है कि किसे राज्यसभा भेजें, किसे नहीं भेजें, जबकि बीजेपी ने 4 राज्यों की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसमें गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, गोविंद भाई ढोलकिया का नाम है, मयंक भाई नायक का नाम है, डॉक्टर जशवंत सिंह सलाम सिंह परमार को भी कैंडिडेट बनाया गया है। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा का टिकट मिला है। महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजीत गोपछड़े को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी अश्विनी वैष्णव को समर्थन दे रही है। कांग्रेस के सामने राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की अलग टेंशन है, क्योंकि जिस इंडी गठबंधन के सहारे पीएम मोदी को रोकने की प्लानिंग हो रही थी, गठबंधन तो अब सिर्फ नाम का रह गया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटका आम आदमी पार्टी से मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता होने से पहले ही न सिर्फ कैंडिडेट घोषित करते जा रहे हैं, बल्कि जहां गठबंधन होने की कुछ संभावना भी रही थी, वहां पर भी कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। जैसे दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो कांग्रेस के लिए दिल्ली में 1 सीट छोड़ सकती है। सुनिए एक बार। चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। केजरीवाल तो कांग्रेस को झटके पर झटका दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं। केजरीवाल को ईडी ने समन दिया है। 19 फरवरी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक केजरीवाल को 5 समन जा चुके हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। पाठशाला में